गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं। चलिए, आप लोग सभी को आज के इतिहास पीरियड में मुकेश सर ऑनलाइन क्लास जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग इतिहास विषय में जो है आधुनिक भारत जो वर्ग 8वीं का एक पुस्तक है, विषय है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें अध्याय 1 जो है, पार्ट 1 जो है आधुनिक काल में भारत का इतिहास कैसा था, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले रहे थे। और आज हम लोग जो है भाग 3 में जो है कैसे तय की जाती है अवधियां, यानी उस समय जो है कैसे तय होती थी कि कौन सी अवधि किस कालखंड के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग भाग 3 को पढ़े, इससे पहले जो है हम लोग भाग 2 के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। उस समय हम लोग भाग 2 में पढ़े थे कि विज्ञापन जो है वो किस प्रकार से जो है हमारे प्रभाव, हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। और उन विज्ञापनों में जो है कुछ तिथियों का जिक्र होता है। अगर आप देखेंगे तो उसमें एस्टैब्लिश जो है लिखा रहता है कि उसकी स्थापना कब हुई। तो उससे हम लोग छोटी सी जानकारी, अक्सर हम लोग प्रोडक्ट उत्पादन और वो कब खत्म होगा, है ना, तो ये सारी तिथियां लिखी जाती हैं, तो उससे भी हम लोग जो है बहुत सारी जानकारी ले लेते हैं। इसके बाद है तारीखों को क्यों दी जाती है महत्वपूर्ण, इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में चर्चा किए थे कि किसी महत्वपूर्ण घटनाओं को याद रखने के लिए जो है उसके लिए एक डेट हम लोग निर्धारित कर देते हैं कि जैसे वो कब जन्म लिया, कब युद्ध हुआ, कब जन्म लिया, कब शादी किया, है ना, कब वो मर गए। तो ये एक जो है उसको याद रखने के लिए कौन सा त्यौहार कब मनाना है ना। जब अभी तो आज हम लोग के बीच में कैलेंडर है, तो कैलेंडर में तुरंत देख लेते हैं कि भाई कौन डेट को क्या है। लेकिन जब पहले कैलेंडर नहीं हुआ करते थे तो लोग जो है महत्वपूर्ण घटनाओं को जो है वो महत्वपूर्ण घटनाओं को ही जो है वो याद रखते थे, या कोई मौसम परिवर्तन हो गया तो उससे वो याद रखते थे। तो अब हम लोग देखेंगे कि तारीखों का महत्वपूर्ण जो है इसलिए याद रखा जाता है कि महत्वपूर्ण घटनाओं को याद रखा जा सके। और इसके बाद हम लोग भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जाने थे, क्योंकि भारत जो है उत्तर में कश्मीर हो गया, है ना, यदि उत्तर में जो है हिमालय पर्वत हो गया, है ना, पश्चिम में जो है वो अरब सागर हो गया, पूर्व में बंगाल खाड़ी हो गया, दक्षिण में हिंद महासागर हो गया। इन चारों क्षेत्रों से, जो चारों चीजों से जो है हमारा भारत देश घिरा हुआ है। और यह भी हम लोग देखे थे कि भारत का क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। और यह भी हम लोग देखे थे कि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक का जो है दूरी जो है वो लगभग 3200 किलोमीटर है। और पूरब यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक, यानी गुजरात का जो कच्छ है वहां तक की दूरी जो है लगभग 2900 किलोमीटर है। और हम लोग ये भी जाने थे कि भारत जो है चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला, सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। और ये आशा रखी जाती है कि आने वाले सालों में हमारा जो जनसंख्या वृद्धि का जो रेशियो है वो कहीं चीन को भी ना पीछे छोड़ दे। चलिए, खैर वो भविष्य की बातें हैं। आज हम लोग इतिहास के बारे में जानेंगे, और यह है कि कैसे तय की जाती हैं अवधियां, यानी कैसे हम लोग जो है अवधि को तय करेंगे। तो इतिहास में बड़े बड़े कालखंडों की घटनाएं दर्ज होती है। जैसे कि हम लोग पिछले भाग में देखे थे कि हम लोग तिथि ना याद रख के जो है उसके महत्वपूर्ण घटनाओं को जो है एक कालखंड में बांट देते हैं। ठीक है, इन कालखंडों के निर्धारण पर ज्यादातर इतिहासकारों की सहमति भी मिल चुकी है, यानी बहुत सारे इतिहासकार इस कालखंडों के बारे में अपनी सहमति, अपनी जो इच्छा है वो जाहिर कर चुके हैं। इतिहास के कालखंडों में विभाजित करने से हमें केंद्रीय तत्व को समझने में आसानी होती है, इसीलिए इतिहास के किसी प्रविष्टि व लक्षण के आधार पर छोटे छोटे कालखंडों में बांटा जाता है। ये लक्षण कुछ विशेषताओं के द्वारा दर्शाए जाते हैं, यानी वो कुछ खास विशेषता होती है और उसी विशेषताओं को, उसी लक्षण को दिखाने के लिए जो है हम लोग उसे कालखंडों में बांटते हैं। इनमें एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए परिवर्तन में जानकारियां भी मिलती है, यानी एक अवधि, एक समय और दूसरे समय में क्या परिवर्तन आया। जैसे अभी हम लोग कुछ दिन पहले बरसात का जो है आनंद ले रहे थे, अब ठंडा का ले रहे हैं, तो
ये जो कालखंड है ये नहीं कह सकते हैं कि किस तारीख से ठंडा लग रहा है, क्या हम लोग बोल सकते हैं? या किस तारीख तक वर्षा हुई, ये तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ठंडा जो है एक कालखंड में कि हाँ भाई अब ठंडा लग रहा है तो हम बोलेंगे कि अब ये शीत ऋतु आ गया। ठीक है। जेम्स मिल, इसको याद रखिएगा क्योंकि जेम्स मिल जो थे वह यूरोप के एक बहुत बड़े इतिहासकार थे और वह भारत के बारे में क्या लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे कि उस समय के इतिहास में और अभी के इतिहास में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। जेम्स मिल का मानना था कि सभ्यता के मामले में सभी एशियाई देश यूरोप से पीछे थे। थोड़ा सा हम लोग इसको टॉपिक वाइज करते जाएंगे कि इनका मानना था कि एशिया जो है, एशिया यूरोप से, एशिया महादेश यूरोप महादेश से पिछड़ा है। पिछड़ा हुआ मतलब बहुत पीछे है, इस इनका मानना था, है ना। उनकी धारणा थी कि भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व यहाँ हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों के शासन था, यानी हिंदू और मुस्लिम जो राजा होते थे, राजाओं के द्वारा यहाँ शासन चलाए जाते थे। ठीक है। इनका मानना था कि यहाँ, है ना, भारत में, यहाँ भारत में राजाओं के द्वारा शासन चलता था, राजाओं के द्वारा, ठीक है, राजाओं के द्वारा शासन चलता था। ये किनका, बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दो राय की बात नहीं है कि जेम्स मिल का कहना था कि यहाँ भारत में राजाओं, यानी कौन राजा, हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, वो दोनों राजाएं जो है तानाशाह, तानाशाह, यहाँ पर एक चीज हम लोग जोड़ देंगे, राजाओं के द्वारा तानाशाही, ठीक है, तानाशाही शासन था। तानाशाही का मतलब राजा का जो मन किया, जो इच्छा किया वो होता था। समाज में धार्मिक टकराव, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों की भरमार थी। यानी इनका कहना था, जेम्स मिल का कहना था कि यहाँ धार्मिक टकराव, धार्मिक टकराव मतलब जैसे हिंदू मुसलमान हो गया, बौद्ध जैन हो गया, है ना, टकराव, जातिगत, यहाँ बहुत सारे जातिगत बंधन, जातिगत बंधन मतलब बहुत सारे जाति यहाँ पर थे। उसके बाद अंधविश्वासों का भरमार अभी भी है। कोई बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर की जगह छोड़कर हम लोग ओझा सोखा के पास दौड़ते हैं। अगर किसी को सांप काट लिया तो हम लोग डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल के ना दौड़कर सपेरे के पास दौड़ते हैं। तो ये अंधविश्वासों का भरमार था। मिल के अनुसार ब्रिटिश शासन के माध्यम से भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। यानी मिल्स के कहने के आधार पर क्या था कि ब्रिटिश शासन में, यानी अंग्रेजों के शासन में भारत सभ्यता के मार्ग में आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ना, है ना। ये जेम्स मिल का अपना कथन था। और इसके लिए आवश्यक है कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू किया जाए। और यह क्या करते थे, ब्रिटिश कानून को, ब्रिटिश कानून को लागू करने के पक्ष में थे। ठीक है। यहाँ पर भारत में मिल का सुझाव था कि भारत के संपूर्ण भूभाग पर अंग्रेजों का अधिकार जमा लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। यानी जेम्स मिल का कहना था कि यहाँ पर कानूनों को जो है, ब्रिटिश कानूनों को लागू किया जाए और इसके लिए जरूरी है कि भारत के पूरे क्षेत्र को जो है वो कब्जा कर लिया जाए, है ना, और यहाँ पर शासन करके यहाँ के लोगों को, जनता को ज्ञान और सुखी जीवन का प्रदान किया जाए। उनका मानना था कि भारत का विकास अंग्रेजों की सहायता के बिना संभव नहीं है, यह साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है। और इनका कहना था क्या कि भारत का विकास जो है वह अंग्रेजों की सहायता के द्वारा हो,
अंग्रेजों के सहायता के द्वारा हो। तो ये जेम्स मिल का अपना विचार था, अपना जो है उनके अनुसार जो है ये हुआ। लेकिन यह एक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण था। साम्राज्यवादी मतलब हो गया किसी देश पर अपना साम्राज्य स्थापित करना। ये साम्राज्यवादी पहलू था किसका? जेम्स मिल्स का। इतिहास लेखन की यह धारणा इस तथ्य पर आधारित थी कि अंग्रेजी शासन भौतिक प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। तो उस समय ये धारणा थी इतिहास की एक लेखन में, इस तरह का लेखन में, कि उस समय जो है अंग्रेज लोग प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। ब्रिटिश शासन से पहले का युग अंधकारमय था। यानी यह मानते थे कि ब्रिटिश शासन के पहले जो राजा महाराजाओं का जो शासन चलता था उस समय यह अंधकारपूर्ण था। क्या इस प्रकार की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि अंग्रेज के आने से पहले भी हमारा भारत देश में बहुत सारे ज्ञानी ऋषि मुनि यहाँ रहते थे। और यह माना जाता है, यह हकीकत है कि विश्व में जो है विश्व के लोग हमारे भारत देश पर ज्ञान लेने के लिए आते थे। ठीक है, और इसीलिए भारत जो है, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है, तो ये ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो विश्व के बहुत सारे देशों से हमारे देश में पढ़ने के लिए आते थे। तो यह कहीं ना कहीं इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उस समय हमारे भारत देश में ज्ञान का प्रभाव नहीं था या प्रगति नहीं थी। अंग्रेज के आने से पहले भी हमारे भारत देश में विशाल भवन को देखे जा सकते हैं। अगर आप कभी मौका मिलेगा आगरा जाने का तो वहाँ पर ताजमहल देखिए। अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप वहाँ कुतुब मीनार देखिए, लाल किला देखिए, है ना। तो ये बहुत सारे ऐसे भवन थे जो प्रगति के प्रतीक माने जाते थे। इतिहास के किसी युग को धार्मिक आधार पर हिंदू या मुसलमान दौर के रूप में बताया जाना यह गलत है ना। क्या हिंदू दौर में मुसलमानों का और मुस्लिम युग में हिंदुओं का अस्तित्व नहीं था? बिल्कुल सही था। जिस समय हिंदू शासक थे उस समय भी यहाँ मुसलमान थे, या जिस समय यहाँ मुसलमान शासक थे उस समय भी यहाँ हिंदुओं का अस्तित्व था। क्या इन दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को सिर्फ उस समय के शासकों के धर्म के अनुसार तय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी उस समय धर्म से उसकी तुलना करना कि अमुक राजा इस धर्म को मानता है तो वहां के सारे लोग उस धर्म को मानते होंगे, ऐसी कहीं कोई सत्यता नहीं है। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि प्राचीन भारत के सभी शासकों को धर्म कभी एक नहीं रहा है। ठीक है, यानी प्राचीन काल में किसी एक राजा का धर्म एक ही नहीं रहा है। किसी ने सनातन धर्म की पद्धति को स्वीकारा है। बहुत सारे राजा थे जो सनातन धर्म यानी जो कि हिंदू धर्म का प्रतीक है, हिंदू धर्म को वो मान के चलते थे। तो किसी राजा ने महात्मा बुद्ध की नीतियों को अपनाया, किसी ने महावीर जैन का, तो किसी ने बौद्ध धर्म को अपनाया। जैसे कि सम्राट अशोक ने बौद्ध, है ना, महात्मा बुद्ध के विचारों को अपनाया, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे राजाओं ने विभिन्न विचारों को जो है अपनाकर यहाँ पर शासन किए। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण के दरकिनार कर बहुत से इतिहासकार भारतीय इतिहास को समानतः प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक रूप में बांटते हैं। इसको आप लोग पॉज करके उतार लेंगे, है ना। और ये क्या है कि इतिहास को किस रूप में बांटा गया है, तो वो हो गया प्राचीन काल, ठीक है, प्राचीन काल हो गया, मध्यकाल हो गया और आधुनिक काल। ये 3 रूपों में जो है इतिहासकार भारतीय इतिहास को बांटते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। यानी प्राचीन काल हम लोग कह सकते हैं 1000 से 1100-1200 ईस्वी का, 1000 ईस्वी से पहले को हम लोग प्राचीन काल मानेंगे। 1000 से लेके मुगलों का जो शासन था लगभग 1127-28 में जो है मुगल यहाँ पर लगभग आना स्टार्ट कर दिए थे, है ना। एक्चुअली डेट तो खैर नहीं है यार, तो लगभग 1200 ईस्वी से रख लीजिए, है ना। 1200 से लेकर 1600 ईस्वी तक, जो कि आपका बहादुर शाह जफर, ये तो 1857 हो गया, जो कि अंतिम औरंगजेब तक को मान लीजिए, है ना। औरंगजेब के बाद तो जो है अंग्रेज यहाँ आना स्टार्ट हो गया। तो उस समय से लेकर औरंगजेब काल तक को हम लोग जो है मध्यकाल, यानी मुगलों के काल को हम लोग मध्यकाल कहेंगे। और उसके बाद जो अंग्रेज लोग यहाँ आए,
तो उसके बाद के काल को हम लोग आधुनिक काल के रूप में मान सकते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्या है। इतिहास के कालखंडों में बांटने का तरीका भी पश्चिम की देन है, यानी इतिहास को बांटने का भी देन जो है वो पश्चिम मतलब इंग्लैंड है ना, उसकी देन है। पश्चिम में आधुनिक काल को लोकतंत्र, विज्ञान, तर्क, मुक्ति और समानता का युग माना जाता था या माना जाता है। तो आधुनिक काल का मतलब क्या हो गया कि मुक्ति, यानी कोई किसी पर राज नहीं करेगा। अब यहाँ पर हम लोग मिल्स का जो है विचार हम लोग पढ़े कि मिल्स का क्या विचार था। और आप जब देखेंगे इतिहास को तो उसमें देखेंगे कि कहीं भी मिल्स का जो है वो इतिहास से मेल विचार जो है वो नहीं खाता है। यानी आधुनिक का मतलब क्या हो गया, आधुनिक काल का मतलब जिस समय अंग्रेज लोग आए हमारे देश में, उस काल को हम लोग आधुनिक काल के रूप में बांट सकते हैं कि उस समय से जो है अंग्रेजों के आने से आधुनिक युग जो है भारत में प्रवेश कर गया। ये इतिहासकारों का अपना मंतव्य है, इतिहासकारों का अपना रूपरेखा है। तो उस समय पश्चिम में आधुनिक काल का क्या मतलब था, लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, ठीक है, जो राजतंत्र था उसको लोकतंत्र। विज्ञान है ना, तर्क, किसी कार्य को तर्क के द्वारा। मुक्ति, मुक्ति मतलब किसी के अधीन ना होना, स्वतंत्र रूप से जो है जीना। और समानता, समानता का युग, ठीक है, सभी बराबर हैं, ठीक है, उस युग को जो है आधुनिक युग के रूप में मानते हैं। मध्यकालीन समाज के बारे में उनकी धारणा यह थी कि आधुनिक समाज की इन विशेषताओं का यहाँ घोर अभाव था। यानी उस समय लोग क्या मानते थे कि भारत में जो है लोकतंत्र नहीं है, विज्ञान का कहीं रूपरेखा नहीं है, लोग तर्क का तर्क नहीं करते हैं, लोग यहाँ पर एक दूसरे के नौकर बने हुए हैं, यहाँ पर जाति का जो है समानता नहीं है, जातिगत है ना, ब्राह्मण वैश्य ये सब थे। तो कहीं ना कहीं इन लोग का कहना था, इन लोग का यानी अंग्रेजों का, जो कि मध्यकालीन समाज के बारे में धारणा यही थी कि आधुनिक समाज की इन विशेषताओं का यहाँ घोर अभाव था, यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे स्वीकार कर सकते हैं? नहीं, बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करना है। ब्रिटिश शासन काल में भारतीय लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता एवं मुक्ति के एहसास का अभाव था। साथ ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर भी नहीं था। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि हम लोग ये कहते हैं कि जब अंग्रेज आए तब आधुनिक काल आया, तो आधुनिक काल में आधुनिक विचार आया, ठीक है, यानी लोकतंत्र आया, विज्ञान आया, तर्क आया, मुक्ति आया, समानता आया। किसके विचार से? अंग्रेजों के विचार से। लेकिन अंग्रेज जब हमारे भारत देश में आए तो वो क्या बने? वो यहाँ के शासक बन गए, लोकतंत्र खत्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो विज्ञान का कहीं रूपरेखा नहीं किए। वो ये जानते थे कि अगर यहाँ पर हम विज्ञान का टेक्नोलॉजी यूज कर देते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर हम लोग को लेने देने पड़ जाएंगे, इसलिए कभी इन्होंने यहाँ पर विज्ञान की नजर को नहीं देखा। तर्क, यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि अंग्रेजों के समय में किसी तरह से अगर कोई आंदोलन होती थी तो अंग्रेज उसे दबा देते थे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सभाएं होती थी जहां पर लोग अपने विचारों को रखते थे, जैसे कि जालियांवाला बाग हो गया, ये बहुत ही घृणित काम था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो वहां पर लोग सभाओं के द्वारा अपने तर्क विचार विमर्श कर रहे थे, लेकिन वहां पर जनरल डायर जो है बिना कहे पूछे गोली चला दिया। तो ये अंग्रेजों के समय नहीं था। मुक्ति, यहाँ के लोगों को, जो यहाँ के भारत देश के लोग थे वो मुक्त नहीं थे, शोषण थे, यहाँ नौकर थे, नौकरों से भी बदतर काम जो है यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा कराया जाता था। और यहाँ तो समानता है ही नहीं थी। अंग्रेजों के लिए अलग, अगर ट्रेन है, ट्रेन में आप जा रहे हैं तो अंग्रेजों के लिए अलग ट्रेन होती थी, भारतीयों के लिए अलग ट्रेन होता था। अंग्रेजों के लिए अलग कुर्सियां मिलती थी, भारतीयों के लिए अलग कुर्सियां होती थी। अंग्रेजों के जो सैनिक होते थे वो हमेशा पीछे होते थे, उनको अच्छा वेतन दिया जाता था। और यहाँ के भारतीय लोग जो सैनिक होते थे उसको हमेशा फर्स्ट फ्रंट पे रखा जाता था और उसकी वेतन भी बहुत कम थी।
तो कहीं ना कहीं अंग्रेज जो ये आधुनिकता लेके आए, अपने विचार को लेके आए और यहाँ आके जो है अपने विचार को चेंज कर दिए। ठीक है, तो यह कहीं ना कहीं जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि वो विकास का दौर नहीं था, मात्र यहाँ पर वो विकास का दौर कौन किए? अंग्रेज। यानी वो सिर्फ अपना विकास देखें, ना कि भारत का विकास देखें। ज्यादातर इतिहासकार ब्रिटिश शासन के दौर को औपनिवेशिक युग के रूप में ही कहते हैं। यानी जो अंग्रेजी जो शासन था वो औपनिवेशिक। औपनिवेशिक का मतलब हो गया यानी किसी देश को अपने कब्जा में लेकर वहां पर अपने फैक्ट्रियां, अपने बाजार के जो सामान है, उपलब्ध वस्तुएं हैं, उस जगह पर भारत पर बेचना, यहाँ से कच्चे माल को ले जाकर बेचना, तो यह औपनिवेशिक है। पूरा शासन तंत्र जो था वो अंग्रेजों के अधीन हो गया था। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं। आज हम लोग यही रखते हैं कैसे तय की जाती हैं अवधियां। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और नेक्स्ट चीज़ों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे खुशहाल रहें, अच्छे ढंग से पढ़ाई करें और आसपास में सफाई रखें। और मेरे YouTube चैनल मुकेश सर ऑनलाइन क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसे शेयर करने से अधिक से अधिक बच्चों के पास जाएगी, उससे अधिक से अधिक जानकारियाँ मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।